प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पाठ 4 मांग का सिद्धांत, मांग के नियम या मांग की धारणाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसे कुछ टॉपिक हमने 2 वीडियोज में पूरे कर लिए हैं और अब हमारा यह तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में भी हम मांग की धारणाओं के बारे में कुछ चीज़ों को जानेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे, जिनके अंदर जो टॉपिक है वो हमारे सामने है। जैसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसे कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। दूसरा हमारा टॉपिक इसमें आएगा मांग में परिवर्तन, यानी कि मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तीसरा हमारा जो टॉपिक बचता है वो बचता है मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण और उनके प्रभाव। इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में विस्तार से जाना कि मांग को बहुत सी बातें अथवा तत्व प्रभावित करते हैं और हमने इन सभी तत्वों को मांग के अध्ययन को सरल बनाने के लिए 2 भागों में बांटा, जिसमें एक कीमत और दूसरा मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व थे। अन्य तत्वों को स्थिर या समान मानते हुए और कीमत में परिवर्तन के आधार पर हमने मांग के नियम का निर्माण किया। ठीक इसी तरह हम कीमत और अन्य तत्वों के द्वारा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन का भी अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं कि X वस्तु की मांग इन बहुत से तत्वों पर निर्भर करती है। इनका अध्ययन विस्तार से कर चुके हैं, इसलिए हम बार बार इसके ऊपर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को 2 भागों में बांटा, एक कीमत और दूसरा बाकी के ये सभी तत्व, जिसमें मांग जो वस्तु की कीमत है वो मांग के नियम का आधार बनती है और ये अन्य तत्व मांग में वृद्धि और मांग में कमी का आधार बनते हैं। तो इस तरह से हम इसको और आगे ज़्यादा ध्यान से अगर देखते हैं तो इसके अंदर वस्तु की कीमत के द्वारा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है और इन अन्य तत्वों के कारण मांग में परिवर्तन होता है। जैसा कि यहाँ इस वीडियो में हम 2 ही चीज़ों का अध्ययन विस्तार से करेंगे, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जो कीमत के कारण होता है और मांग में परिवर्तन जो अन्य तत्वों के कारण होता है। अन्य तत्वों में पी आर का क्या अर्थ है, वाई का क्या अर्थ है, ये सारे का सारा हम पहले ही कर चुके हैं और यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। अब हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन का और ज़्यादा विस्तार से अध्ययन करेंगे। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किन कारणों से होता है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। अन्य बातें समान रहने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम या ज़्यादा होने पर उसकी मांग में परिवर्तन आता है, यानी कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है, तो इसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहा जाएगा। इससे एक ही मांग वक्र पर अलग अलग बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता है। अन्य बातों के अंदर हमें पता ही है कि मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अलावा सभी तत्व आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है मांग में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता और अन्य तत्वों के कारण मांग में परिवर्तन होता है, यानी कि अन्य तत्व मौसम के कारण, उपभोक्ता की आय के कारण, उपभोक्ता की रुचि के कारण मांग कम या ज़्यादा होती है, तो इसे मांग में परिवर्तन कहा जाता है। और मांग में परिवर्तन का प्रभाव यह होता है कि इससे पूरा का पूरा मांग वक्र दाईं या बाईं ओर सरक जाता है। मांग का विस्तार, अब इनको तालिका और डायग्राम के माध्यम से अलग अलग चारों चीज़ों को पढ़ेंगे, जिनमें मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। जिसके अंदर मांग का विस्तार और संकुचन वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है,
ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, तो इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। इसको हम एक तालिका और रेखा चित्र द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत जब 5 रुपए है तो उस वस्तु की 1 इकाई की डिमांड की जाती है, मांग की जाती है, और जब कीमत कम होकर 1 रुपए हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ करके 5 इकाइयां हो जाती है, यानी कि मांग बढ़ जाती है। अब इसे हम एक डायग्राम के द्वारा या रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम रेखा चित्र में देख रहे हैं कि ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर कीमत ली हुई है। अब यह हम देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो उस वस्तु की 1 इकाई मात्रा खरीदी जाती है, और जब कीमत कम होकर के 1 रुपया हो जाती है तो उस वस्तु की 5 इकाई मात्रा खरीदी जाती है। तो इस तरह से जब इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देते हैं तो हमारे पास जो मांग वक्र आता है वो आता है डी डी, मांग वक्र आ जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि कीमत कम होने से हमारी मांग बढ़ गई है, और हमारे पास जो मांग वक्र बना है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बना है, ए और बी बिंदु को। अब मांग में विस्तार कैसे होगा? मांग में विस्तार से हम ए बिंदु से बी बिंदु पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो हमारी मांग थी वो 5 रुपए होने पर सिर्फ 1 इकाई थी, लेकिन अब जब कीमत कम होकर के 1 हो गई है तो हमारी मांग बढ़ करके 5 इकाई हो गई है, यानी कि हमारी डिमांड इतनी बढ़ गई है, इतनी इसमें वृद्धि हो गई है। लेकिन यह वृद्धि कीमतों के कारण हुई है, और हम एक ही मांग वक्र पर ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंच गए हैं। इसके लिए कोई नया मांग वक्र निर्मित नहीं हुआ है, ना ही कोई नया मांग वक्र बना है। इसीलिए एक ही मांग वक्र के आगे पीछे बिंदुओं पर हम चलते रहते हैं, तो इसीलिए इसे एक ही मांग वक्र पर संचलन भी कहा जाता है। जैसा भी यहां भी हम देख सकते हैं कि जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है, इसे ही मांग का विस्तार कहा जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है मांग का संकोचन। यह भी कीमत के कारण ही होता है, यानी कि यह भी मांग का संकोचन भी कीमत का ही प्रभाव होता है, कीमत में परिवर्तन का ही प्रभाव होता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, तो इसे मांग का संकोचन कहा जाता है। इसके लिए भी हम एक तालिका का प्रयोग करेंगे समझने के लिए। ये हम देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो उसकी मांग 5 इकाइयां है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ करके 5 रुपए हो जाती है तो उसकी मात्रा घट करके 1 इकाई रह जाती है, या मांग की मात्रा घट करके 1 इकाई रह जाती है। इसको भी हम एक रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दी गई है। यहाँ पर जब वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो हम 5 इकाई वस्तु की मांग करते हैं, और जब कीमत बढ़ करके 5 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग घट करके 1 इकाई रह जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ी, वस्तु की मांग घट गई, वो 5 से 1 इकाई हो गई। ये इतना वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में परिवर्तन हुआ है। अब हमारे पास इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो मांग वक्र बनता है डी डी, इसके दो बिंदु ए और बी जो आते हैं, तो इन बिंदुओं से अगर हम बी बिंदु से ए बिंदु पर जाते हैं तो इसे ही मांग का संकोचन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हम बी से ए बिंदु पर, यानी कि इतनी जो मांग कम हुई है, ये कह सकें कि 5 से 1 पर हम आए हैं। लेकिन रेखा चित्र के द्वारा अगर हम इसी बात को समझाएं तो हम बी बिंदु से ए बिंदु पर गए हैं, यानी कि मांग के कम होने से हम एक ही मांग वक्र पर हैं, उसी पर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच गए हैं। इस पर किसी नए मांग वक्र का निर्माण नहीं हुआ है, कोई मांग वक्र नया नहीं बना है, सिर्फ एक ही मांग वक्र पर जो बिंदु है वो आगे पीछे चलते रहते हैं। विस्तार में हम ऊपर से नीचे आए और संकोचन में नीचे से ऊपर गए, उसी मांग वक्र के
बिंदुओं पर। तो इसीलिए ये बिंदु एक ही मांग वक्र पर संचलित होते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसीलिए इसे एक ही मांग वक्र पर संचलन के नाम से भी जाना जाता है। यहां भी हम इसको एक समीकरण द्वारा देख सकते हैं कि जब कीमत बढ़ती है तो उसका प्रभाव ये होता है कि मांग कम हो जाती है और इसे ही मांग का संकुचन कहा जाता है। अब हम मांग के विस्तार और संकुचन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे या मांग वक्र पर संचलन बिंदुओं का उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने देखा कि मांग का संकुचन और विस्तार केवल वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। मांग के विस्तार और संकुचन में मांग उसी मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चली जाती है, अर्थात मांग का संचालन उसी मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर प्रकट होता रहता है। इसी को मांग वक्र पर संचलन या वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास दो मांग वक्र हैं, दोनों एक जैसे हैं, दो बिंदु इस पर भी दिखाए गए हैं, दो बिंदु इस पर भी दिखाए गए हैं। तो किस प्रकार हम पता लगाएंगे कि कौन सा मांग का विस्तार है और कौन सा मांग का संकुचन है। तो यहाँ जब ए बिंदु से बी बिंदु पर आते हैं, यानी कि मांग यहाँ से यहाँ पर आई है, बड़ी है, तो इसे मांग के विस्तार के द्वारा दिखाया जाता है। इसी तरह से इसके अंदर भी दो बिंदु हैं, ए और बी, लेकिन यहाँ पर हम बी से ए पर गए हैं, यानी कि पीछे की तरफ गए हैं। जब यहाँ पर पीछे की तरफ गए हैं तो इसके अंदर ये मांग का संकुचन है और इसे हम पीछे की तरफ संचलन, पीछे की तरफ संचालन के द्वारा दर्शाते हैं। अब हम मांग में परिवर्तन के जो दो टॉपिक हैं, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मांग में परिवर्तन कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण होता है। तो यहां हम इसी टॉपिक को देखेंगे कि मांग में वृद्धि भी कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होती है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना उसकी मांग बढ़ जाती है अथवा प्रचलित या वर्तमान कीमतों पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। इसी चीज को हम एक तालिका के द्वारा देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो वस्तु की 10 इकाइयों की मांग की जाती है, और जब वस्तु की कीमत कम होकर के 5 रुपए हो जाती है तो वस्तु की 20 इकाई खरीदी जाती है। ये एक नॉर्मल या सामान्य अवस्था है। इसे हम एक मांग वक्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं कि जब ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर कीमत दिखाई गई है। ये हम देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो वस्तु की 10 इकाई मात्रा खरीदी जाती है, और जब वस्तु की कीमत कम होकर के 5 रुपए हो जाती है तो वस्तु की मात्रा 20 इकाई खरीदी जाती है। और इससे जो हमारे पास मांग वक्र बनता है वो एक सामान्य परिस्थितियों का मांग वक्र होता है, जिसके अंदर अन्य बातें समान रहती है और कीमत में परिवर्तन होने से मांग वक्र में परिवर्तन होता है। लेकिन अब जो हम देखेंगे वो कीमत के अलावा अन्य कारणों से परिवर्तन का प्रभाव होगा। तो यहां जैसे हम तालिका में देख रहे हैं कि 10 रुपए कीमत पर मांगी गई मात्रा 10 रुपए है, लेकिन यहाँ कीमत में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मांग बढ़ करके 20 इकाई हो गई है। यहाँ पहले 5 रुपए पर 20 इकाइयां खरीदी जाती थी, लेकिन यहाँ भी कीमत में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन मांग बढ़ करके 30 इकाई हो गई है। अभी इसी को अगर हम डायग्राम के द्वारा दिखाएं तो हम दिखा सकते हैं कि जब कीमत 5 रुपए है तो पहले 20 इकाई खरीदी जाती थी, लेकिन अब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई कमी नहीं हुई, लेकिन मांग बढ़ करके 30 इकाई हो गई है। इसी तरह से जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो 10 ही इकाइयां वस्तु की मात्रा खरीदी जाती थी, लेकिन यहां भी कीमत में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन मांग बढ़ करके 20 इकाई हो गई है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही जगह पर जो मांग है वो कीमत में कमी के बिना बढ़ी है। तो इससे हमारे पास जो नया मांग वक्र आएगा वो दाईं ओर सरक जाता है, किसी कारण, अन्य कारणों से, कीमत के अलावा। तो इस तरह में देख रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन हुए बिना या कीमत में कमी हुए बिना मांग ए से बी बिंदु तक
बढ़ गई है। यहाँ भी हम देखते हैं तो मांग इतनी बढ़ गई है और इसे ही मांग में वृद्धि कहा जाता है, या इस तरह से मांग में वृद्धि होती है। अब इसी तरह से हम मांग में कमी का भी अध्ययन विस्तार से करेंगे। यह भी वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारण होती है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना उसकी मांग कम हो जाती है अथवा प्रचलित कीमत पर या वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो इसे मांग में कमी कहा जाता है। इसे भी एक तालिका के द्वारा देख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो 30 इकाई मात्रा खरीदी जाती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ करके 10 रुपए हो जाती है तो वस्तु की मात्रा 20 इकाई खरीदी जाती है। ये एक सामान्य परिस्थिति की स्थिति है जिसको अगर हम मांग वक्र के द्वारा दिखाएं तो ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर कीमतें दिखाई गई है। यहाँ भी जब हम मांग वक्र बनाते हैं तो 5 रुपए पर वस्तु की 30 इकाई मात्रा खरीदी जाती है, और जब कीमत बढ़ करके 10 रुपए हो जाती है तो 20 इकाई मात्रा खरीदी जाती है। तो एक सामान्य परिस्थितियों का मांग वक्र है जो हमारे पास डीडी के द्वारा प्रकट हो रहा है। अब हम अपनी वास्तविक चीज कीमत के अलावा अन्य कारणों से, जो ये परिवर्तन है ये कीमत के कारण है, जो मांग में परिवर्तन है कीमत के कारण है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कीमत के अलावा अन्य कारणों से, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हम देख रहे हैं कि जब कीमत 5 रुपए है तो मांग 30 इकाई खरीदी जाती है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि कीमत में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मांग कम होकर के 20 इकाई हो गई है। दूसरा भी हम देखते हैं कि जब कीमत 10 रुपए है तो वस्तु की मांग 20 इकाई है, लेकिन यहां भी जब हम देखते हैं कि कीमत में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मांग कम होकर के 10 इकाई रह गई है। यह भी कीमत के अलावा अन्य कारण से हुई है। अब इसी को अगर डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं तो हम इसके द्वारा देख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो हम 30 इकाई खरीद रहे थे, लेकिन वस्तु की कीमत में किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई, 5 रुपए पर ही वस्तु की कीमत कम होकर के 20 इकाई रह गई। अब इसी को अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 10 रुपए के ऊपर वस्तु की 20 इकाइयां खरीदी जाती थी, लेकिन वस्तु की कीमत में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मांग कम हो गई है, जो कि अन्य कारणों से हुई है। और इस कारण एक नया मांग वक्र बन जाता है जो डी से सरक करके D1 हो जाता है। और इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि बी और ए के बीच की मात्रा के बराबर मांग में कमी हुई है, और इसी को मांग में कमी कहा जाता है जो अन्य कारणों से हुई है। तो इस तरह अन्य कारणों से ही मांग में कमी और वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि और मांग में कमी का विस्तार से अध्ययन करने के बाद हम इसके बारे में कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे। मांग में वृद्धि और मांग में कमी को मांग वक्र में खिसकाव के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, या इसे मांग वक्र में खिसकाव भी कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा कि मांग में वृद्धि और कमी कीमत के अलावा अन्य इन सभी कारणों से होती है, जिसका हम अब तक कई बार विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब इन्हीं कारणों से जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसे मांग में वृद्धि भी कहा जाता है। इसे पूरा मांग वक्र दाएं ओर सरक जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि डी हमारा मांग वक्र है, और अन्य कारणों में परिवर्तन के कारण यह पूरा मांग वक्र दाएं ओर सरक गया है। इसलिए इसे मांग वक्र में खिसकाव भी कहते हैं, क्योंकि यह दाएं ओर खिसका है, और इसी को मांग में वृद्धि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह से जब कीमत के अलावा अन्य कारणों से मांग में कमी आती है तो इसे मांग में कमी कहा जाता है, और इसे भी मांग वक्र में खिसकाव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अन्य कारणों से जब मांग में कमी आती है तो इस स्थिति में मांग वक्र बाएं ओर सरक जाता है, और जब यह बाएं ओर सरकता है, बाएं ओर खिसकता है, तो इसे भी मांग वक्र में खिसकाव कहा जाता है, और ये अंतर, ये दूरी मांग में कमी को प्रदर्शित करती है। अब हम यहाँ पर मांग में वृद्धि और कमी के कारणों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहला कारण है प्रतिस्थापन वस्तु। अगर प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी,
और इसी तरह से अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होगी तो वस्तुओं की मांग में कमी होगी, यह कमी का कारण बनेगी। इसी तरह से दूसरा कारण है पूरक वस्तु की कीमत में कमी का होना। अगर पूरक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो मांग बढ़ेगी, मांग में वृद्धि होगी, और अगर पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो यह वस्तु की मांग में कमी का कारण बनेगी। तीसरा हमारा पॉइंट है उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो यह वस्तु की मांग में वृद्धि का कारण बनेगी, और अगर उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो यह वस्तु की मांग में कमी का कारण होगी। इसी तरह फैशन या मौसम के कारण अगर उपभोक्ता की किसी वस्तु विशेष के प्रति रुचि जागती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, और अगर उपभोक्ता की रुचि कम होती है तो वस्तु की मांग में कमी होगी। अगर भविष्य में किसी वस्तु के कीमतों के बढ़ने की संभावना होती है तो वर्तमान कीमतों पर या बढ़ती हुई कीमतों पर भी उस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, और अगर भविष्य में किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की कीमतों के घटने की संभावना है तो वर्तमान में उसकी मांग में कमी आएगी। इसी तरह से अगर क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तो यह वस्तु की मांग में वृद्धि के कारण बनेगी, और अगर क्रेताओं की संख्या में कमी होती है या वो किसी दूसरी वस्तु खरीदने लग जाते हैं तो वस्तु की मांग में कमी होगी। इसी तरह से सातवां हमारा पॉइंट है सरकार की नीति। अगर सरकार की नीति कर घटाने वाली हो तो इससे वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और यह मांग में वृद्धि का कारण बनेगी, और अगर सरकार की नीति कर बढ़ाने वाली हो तो इसके कारण वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और यह वस्तु की मांग में कमी का कारण बनेगी। इसी तरह से आय का वितरण अगर समान होता है तो यह मांग में वृद्धि का कारण होगा, और अगर आय का वितरण असमान है तो इससे वस्तु की मांग में कमी होगी। मांग का संकुचन और मांग में कमी में क्या अंतर है, अगला हमारा प्रश्न एक यह भी बन जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि मांग में संकुचन के क्या क्या कारण हैं और मांग में कमी के क्या क्या कारण हैं। मांग में संकुचन केवल अपनी वस्तु में परिवर्तन के कारण होता है और कमी कीमत के अलावा अन्य कारणों से होती है। मांग का संकुचन अपनी कीमत में वृद्धि के कारण होता है, और मांग में कमी उपभोक्ता की आय में कमी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि आदि के कारण होता है। मांग का संकुचन यह एक मांग वक्र पर नीचे के बिंदु से ऊपर के बिंदु की ओर सरकती है। ये यहाँ पर भी हम एक चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो बिंदु ए और बी है। यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो बी बिंदु से जब ए बिंदु की ओर यानी कि नीचे से ऊपर के बिंदु की ओर जब इसका संचालन होता है तो यह मांग में संकुचन को प्रकट करता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मांग वक्र का दाईं और बाईं ओर खिसकाव हो जाता है तो यह मांग में कमी को प्रकट करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मांग का संकुचन और मांग में कमी के अंतरों को देख सकते हैं। इस तरह से हम मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि के अंतर को भी देख सकते हैं कि यहाँ भी हम देख सकते हैं कि मांग का विस्तार वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है और मांग में वृद्धि अपनी कीमत के अलावा अन्य कारणों से होती है। मांग का विस्तार यह वस्तु की कीमत में कमी के कारण होता है और मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि या पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मांग के विस्तार के अंदर ऊपर के बिंदु से नीचे के बिंदु की तरफ मांग वक्र पर संचलन होता है, जिसके हम देख रहे हैं कि मांग वक्र पर ए बिंदु से बी बिंदु की ओर आना, सरकना या संचालन करना मांग वक्र के विस्तार को दिखाता है या मांग के विस्तार को दिखाता है। इसी तरह से जब मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है तो यह मांग में वृद्धि को प्रकट करता है, और इन चीजों का हम विस्तार से अध्ययन पहले कर चुके हैं। यहाँ अब हम मांग वक्र में खिसकाव या स्थानांतरण के कुछ अन्य कारणों को भी जानेंगे या अन्य कारणों से मांग वक्र में खिसकाव और स्थानांतरण के बारे में चर्चा करेंगे कि मांग वक्र में खिसकाव या स्थानांतरण किन किन वस्तुओं के मामले में होता है और किस किस कारण से होता है। किसी वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारणों से जब मांग में परिवर्तन आता है तो इससे मांग वक्र का खिसकाव हो जाता है। हम इन अन्य कारणों से आने वाले परिवर्तनों के कारण बनने वाले मांग वक्रों का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम केवल वक्र ही बनाएंगे और उनका ज़्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनकी विस्तार से व्याख्या पहले कई बार कर चुके हैं। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप
किसी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को तिरछे कीमत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कई बार ये 1 नंबर में प्रश्न आ जाता है कि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको तिरछे कीमत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। प्रतिस्थापन वस्तुएं तथा पूरक वस्तुओं को ही संबंधित वस्तुएं कहा जाता है। किन किन कारणों से मांग में परिवर्तन आता है, या मांग वक्र में खिसकाव होता है, या मांग वक्र बाएं से दाएं या दाएं से बाएं सरकता है, इसके बारे में अब यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण। इससे वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और मांग वक्र दाएं ओर सरक जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो संबंधित वस्तु की मांग एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि इस वस्तु की जब कीमत बढ़ेगी तो इसकी मांग कम हो जाएगी और संबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, जिसके कारण मांग वक्र D1D से DD से दाएं ओर सरक कर D1D1 हो जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट आता है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी के कारण भी मांग वक्र में खिसकाव होता है। अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम हो जाती है, जैसे हम देख रहे हैं कि अगर कोका कोला की कीमतें कम हो जाती हैं तो यहाँ इसकी मांग बढ़ जाएगी और पेप्सी की मांग कम हो जाएगी। तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मांग घट जाएगी और मांग वक्र बाईं ओर सरक जाएगा। जैसे कि यहाँ पर D1 से सरक करके D हो गया है। यह भी मांग वक्र में खिसकाव को प्रदर्शित करता है। तीसरा पॉइंट है पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। अगर पूरक वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो उससे संबंधित वस्तु की मांग घट जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो पेट्रोल वाली कार की मांग कम हो जाएगी, जिसके कारण मांग वक्र बाएं ओर सरक जाएगा और यह D1 से बाएं ओर सरक करके D हो जाएगा। चौथा हमारा पॉइंट आता है पूरक वस्तु की कीमत में कमी। अगर पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उससे संबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर डीजल की कीमतें कम हो जाएं तो डीजल वाली कारों की मांग बढ़ जाएगी, तो इससे हमारा मांग वक्र दाएं ओर सरक जाएगा। तो यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि मांग वक्र D से दाएं ओर सरक कर D1 हो गया है। इसी प्रकार से हमने पीछे मांग में वृद्धि और मांग में कमी का एक कारण यह पड़ा था कि कीमतों के समान रहने पर अगर मांग बढ़ती है तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है, और कीमतों के समान रहने पर अगर मांग कम होती है तो इसे मांग में कमी कहा जाएगा। लेकिन एक कारण और है जिसके कारण मांग में वृद्धि और मांग में कमी होती है। अगर हम इसको यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग कम नहीं होती बल्कि स्थिर रहती है तो यह भी मांग में वृद्धि होती है। इस स्थिति में भी मांग वक्र ऊपर की ओर या दाएं ओर सरकेगा। जैसे कि हम चित्र से देख सकते हैं कि अगर वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो उसकी 20 इकाइयाँ खरीदी जाती हैं, लेकिन अगर कीमत बढ़ करके 10 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जानी चाहिए, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि उसकी मांग कम ना हो करके 10 रुपये पर भी 20 ही इकाइयाँ हैं। तो इस तरह से जो हमारा पहले मांग वक्र था DD, ये 5 रुपये कीमत और 20 रुपये मांग पर था, लेकिन जब कीमत बढ़ करके 10 रुपये हो गई है तो मांग कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन मांग कम नहीं हुई, मांग 10 रुपये पर भी 20 इकाइयाँ खरीदी जा रही हैं। इस तरह से अगर कीमत बढ़ने पर भी मांग कम नहीं होती बल्कि पहले जितनी ही रहती है तो मांग वक्र दाईं ओर सरक जाएगा और यह भी मांग वक्र में वृद्धि को ही प्रदर्शित करेगा। ठीक इसी तरह से मांग में कमी को भी दिखाया जा सकता है। यदि वस्तु की कीमत के कम होने से मांग नहीं बढ़ती बल्कि स्थिर ही रहती है तो यह भी मांग में कमी होती है और इस स्थिति में मांग वक्र नीचे की ओर बाएं ओर सरकेगा। यहाँ इसको भी हम एक चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा DD D1 मांग वक्र है। यहाँ पर 10 रुपये कीमत पर किसी वस्तु की 20 इकाइयाँ खरीदी जाती हैं। अब अगर कीमत कम हो जाती है तो कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग बढ़नी चाहिए। 10 रुपये पर 20 इकाइयाँ खरीदी जाती है तो 5 रुपये पर उसकी 30 या ज़्यादा इकाइयाँ खरीदी जानी चाहिए, लेकिन 5 रुपये पर भी उस वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जा रही है, यानी कीमत कम होने पर भी मांग नहीं बढ़ी जो कि बढ़नी चाहिए। तो इस तरह से 10
रुपये कीमत पर 20 इकाइयाँ खरीदी जा रही थी, जिसके कारण हमारा ये मांग वक्र था। 5 रुपये कीमत पर भी 20 इकाइयाँ खरीदी जा रही हैं, जिसके कारण हमारा नया मांग वक्र D1 बन जाता है। और जो इतनी मांग बढ़नी चाहिए थी वो इतनी मांग नहीं बढ़ी, बल्कि इतनी मांग कम रही है, इतनी मांग की कमी रही है। तो इसलिए अगर कीमतों के कम होने पर भी मांग नहीं बढ़ती, समान रहती है, तो इसे मांग में कमी कहा जाएगा। तो इस तरह से हमने इन कारणों का विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे टॉपिक क्लियर भी हो गए होंगे।